हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, AIS का RO का जो टेस्ट सीरीज है फेज़ 3 का, जो कि 7 अप्रैल 2024 से स्टार्ट है। कुल 20 टेस्ट हैं, जहां पर 10 हिंदी के हैं और 10 सामान्य हिंदी के, यानी 10 जो है आपके GS के हैं और 10 सामान्य हिंदी के। टोटल 10 टेस्ट हो चुके हैं अभी तक। चैनल के माध्यम से आपने 2 टेस्ट कवर किए हैं। आज इसकी वीडियो में GS का जो है टेस्ट नंबर 2 कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया आपको PDF चाहिए, तो जितने भी टेस्ट यानी 5 टेस्ट हुए हैं GS के और 5 हिंदी के। बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है GS का, और हिंदी का आप जानते हो हिंदी में ही होता है। PDF यदि आपको चाहिए विद एक्सप्लेनेशन तो आप जो है टेलीग्राम चैनल @UPPCS किंगडम पर वहाँ पर जाइए, इन्फॉर्मेशन दी गई है कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको PDF मिल जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम लोग दोस्तों टेस्ट नंबर GS का 2 स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किए गए केंद्र प्रशासित प्रदेश में किसका जो जनघनत्व है वह न्यूनतम है। जनगणना से पूछा गया प्रश्न है, तो चाहे वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश, जनघनत्व तो सबसे कम किसका है यहाँ पर आपको बताना है। और इसका सही जवाब होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनघनत्व जो है वो सबसे कम है, जो कि 46 का है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में 46 लोग हैं। वहीं पर सबसे कम अगर राज्यों का पूछ लिया जाता, यहाँ पर तो दिया नहीं था, अरुणाचल प्रदेश अगर हो जाता तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश का जो है वो मात्र 17 है। तो इसमें अगर अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में होता तो आप राज्य केंद्र शासित दोनों को मिलाकर देखते तो अरुणाचल प्रदेश आंसर होता। तो अरुणाचल प्रदेश आपके ऑप्शन में है नहीं, इसलिए यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। हिमाचल का अगर देखेंगे तो 1, 2, 3 है, 123 है। सिक्किम का अगर आप बात करेंगे तो सिक्किम में जो है 86 है जनघनत्व, और मिजोरम का देखेंगे तो 52 है। तो यहाँ पर न्यूनतम अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 2001 और 11 के दशक में शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है। यानी सर्वाधिक जो डिकाइडल ग्रोथ रेट रही है शिशु लिंगानुपात में, वह कौन सा राज्य है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए पंजाब। सर्वाधिक वृद्धि यहाँ पर देखी गई +48 की। आगे बढ़ तीसरा प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी राजस्थान। तो राजस्थान जो है सर्वाधिक स्त्री पुरुष साक्षरता में दर में अंतर दर्ज करने वाला है। इसके बाद झारखंड का नंबर आता है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ यूपी का है, मुख्यालय दिए हैं और ज़िले हैं। तो किस ज़िले का मुख्यालय, इस ज़िले का मुख्यालय कहाँ पर है आपको बताना है। कौशाम्बी दिया है, तो कौशाम्बी का आप जानते हो मंझनपुर होगा। अंबेडकर नगर का अगर बात करेंगे तो अंबेडकर नगर का होगा अकबरपुर, और अकबरपुर माती भी है, आप जानते हो कानपुर देहात का है। यहाँ पर अमेठी दिया हुआ है, तो अमेठी का गौरीगंज होगा और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ होगा। तो यहाँ पर सही मिलान क्या होगा, ए का 2 दिया हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ एग्रो प्रोसेसिंग जोन स्थापित नहीं है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थापित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में एग्रो प्रोसेसिंग जोन की अगर बात करेंगे तो लखनऊ है, वाराणसी है, सहारनपुर है, हापुड़ है। तो हापुड़ हो गया, वाराणसी हो गया, सहारनपुर हो गया, कानपुर नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां किस घराने से संबंधित थे। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां किस घराने से संबंधित थे। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनारस घराने से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेरठ में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड के प्रजापति यानी कुम्हार लोग स्त्री वेश धारण करके करते हैं। बुंदेलखंड के प्रजापति कुम्हार लोग स्त्री वेश धारण करके करते हैं, कौन सा नृत्य है। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी धुरिया नृत्य है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। झील दे रखी है, दहर झील है, तो यूपी स्पेशल है ना।
राजा लाइब्रेरी है, व्यास टीला है, रानाभर स्तूप है। तो यहाँ पर दहर झील आपका लोकेशन कहाँ में रहेगा, हरदोई हो जाएगा, ए का 2 है। राजा लाइब्रेरी तो ये आपकी रामपुर में है, ये 1 हो गया। व्यास टीला आप जानते हो, व्यास टीला आपका पड़ जाएगा जालौन में, यानी 4 हो गया। और डी का हो जाएगा कुशीनगर, यानी 3। तो 2143 राइट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मृदाओं में से किस एक को स्थानीय भाषा में करेल के नाम से भी जाना जाता है। करेल मृदा के नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा काली मृदा को। काली मृदा जो कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले और बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं जो है पाई जाती है, और इसी को स्थानीय भाषा में करेल या काली मृदा को क्या है, कपास मृदा भी कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में भगवद गीता का अनुवाद किया था। पहली बार अंग्रेजी में भगवद गीता का अनुवाद किसने किया था। सही जवाब यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन विलियम जोन्स दिया हुआ है, वारेन हेस्टी के कार्यकाल में रहा है, तो चार्ल्स विलिंगटन रहे। कौन था, चार्ल्स विलिंगटन। तो चार्ल्स विलिंगटन ने जो है पहली बार अंग्रेजी में भगवद गीता का अनुवाद किया था। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तुगलक वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कितने कथन सही हैं। कितने कथन सही हैं आपको बताना है। 4 कथन दिए हैं, इनमें से कितने कथन सही हैं तुगलक वंश के संदर्भ में। पहला है कि 1320 ईस्वी में गाजी मलिक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखी गई थी। तो 1320 में जो है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा जो है तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। तो गयासुद्दीन तुगलक का ही जो मूल नाम था वो गाजी मलिक था। तो पहला कथन हो जा रहा है सही। अगला है कि इब्न बतूता गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल में यानी गाजी मलिक के कार्यकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को का मूल का अफ्रीकी था, यात्री था, और ये गयासुद्दीन तुगलक नहीं मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। तो यहाँ पर दूसरा कथन हो गया गलत, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा कथन है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर और फिरोजाबाद नगर बसाए गए थे, तीसरा सही है। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था, तो ये भी आपका सही है। तो पहला सही है, तीसरा और चौथा, यानी 3 कथन यहाँ पर सही है। तो केवल 3 कथन सही, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है आपको बताना है। सही कालक्रम क्या है आपको बताना है। पहला यहाँ पर कर्नाटक का तृतीय युद्ध दिया हुआ है जो कि 1756 से 63 ईस्वी। अंबोर का युद्ध है, तो अंबोर का युद्ध हुआ था कब, 1749 ईस्वी। पेरिस की संधि की अगर बात करेंगे तो पेरिस की संधि कब है, तो 1763 की हो जाएगी। और पांडिचेरी की संधि कब की है, तो 1755 की। अब यहाँ पर आप जो है क्रोनोलॉजी देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर 49 आएगा, यानी 2 पहले आ जाएगा। इसके बाद 49 के बाद 55 दिया हुआ है, तो 55 आप ले लो, 4 हो गया। इसके बाद 56 63 है, और उसके बाद 63 हो गया, तो 1 और 3 हो जाएगा फिर, यानी राइट आंसर यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है कि आत्मसम्मान आंदोलन के प्रमुख नेता टी.एम. नायर और पी. त्यागराज थे। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रमुख नेता, तो यहाँ पर जो कथन दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि रामास्वामी नायकर जो पेरियार रहे हैं उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1920 में किया था। इसका जो उद्देश्य रहा है वो समकालीन हिंदू जो सामाजिक व्यवस्था रही, सामाजिक व्यवस्था को जाति धर्म और ईश्वरीय आस्था के बिना एक नए समग्र एवं तर्कसंगत समाज में परिवर्तित करना था। तो जो कारण दिया गया कथन तो गलत है। कारण दिया है कि इस आंदोलन का उद्देश्य समकालीन हिंदू सामाजिक व्यवस्था को जाति धर्म और ईश्वरीय आस्था के बिना एक तर्कसंगत समाज में परिवर्तित करना था, तो ये सही है। तो ए सही है और आर गलत होगा, या ए गलत है आर सही, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि जो कथन दे रखा वो गलत है, कारण वाला जो दिया है वो सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। सही जवाब यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को ही क्या है रंगीला की जो है उपाधि वो मिली थी। तो जो फारस का शासक रहा है नादिर शाह, उसने 1739 ईस्वी में जो है दिल्ली पर आक्रमण
किया था। अगला यहाँ पर सूची 1 जो कि गवर्नर जनरल की है और सूची 2 उपलब्धियाँ हैं। यहाँ पर मिलान करके आपको बताना है कौन सा कोड सही है। वारेन हेस्टिंग की अगर बात करेंगे तो इनके समय में जो है बनारस की संधि रही है, यानी 1773 ईस्वी की बनारस की संधि 1773 की। कार्नवालिस जो है ये हो जाएगा दास व्यापार पर रोक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक अगर बात करेंगे तो ये दास प्रथा का अंत, ठीक है। लॉर्ड एलनबरो है तो ठगी प्रथा का अंत है। तो यहाँ पर जो है 3 है, 4 है, 2 है और 1 है। 2 1 3 4 राइट आंसर बन जाएगा। 2 1 3 4 यानी राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। 2 1 3 4। अगला है जैन उल आबदीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। पहला है कि जैन उल आबदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी का अनुवाद फारसी में कराया था। दूसरा कथन है कि धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो दोनों के दोनों जो कथन है बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कांग्रेस की अधिवेशन दे रखते हैं और उनसे संबंधित जो अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ पर कौन सा गलत है आपको बताना है। पहला दिया है कि लखनऊ का जो 1899 का अधिवेशन रहा है इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की थी, बिल्कुल सही है। कलकत्ता अधिवेशन 1901 का रहा है जो कि अध्यक्षता जो है वो दिनशा ई वाचा ने किया था, ठीक है। तो दिनशा वाचा रहे हैं, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है यह गलत है। दूसरा आपका वाराणसी 1905 का यानी कि बंगाल डिवीज़न के टाइम पर जो अध्यक्षता रही है वो गोपाल कृष्ण गोखले के समय। इलाहाबाद 1910 की अध्यक्षता सर विलियम्स वेडरबर्न ने किया था। तो यहाँ पर अभी ऑप्शन आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका राज्य दिए गए हैं और उनकी संस्थापक यहाँ पर मिलान करके सही कोड का आंसर देना है। पहला यहाँ पर है बरार। बरार यानी इसके संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह होंगे। बीजापुर, तो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह हो जाएंगे। गोलकुंडा, गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह और बीदर के हो जाएंगे अमीर अली वारिद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, ए का 4 है और बी का 3 है और सी का 2 है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सत्य कथन है। पहला कथन है कि वर्ष 1819 ईस्वी में समाचार दर्पण, तो जो समाचार दर्पण है ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो ये पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था समाचार दर्पण। जो भाषा दिया यहाँ पर अंग्रेजी नहीं बांग्ला भाषा में। किस भाषा में रहा, बांग्ला भाषा में था। तो यहाँ पर जो है पहला हो गया कथन गलत। दूसरा है कि समाचार दर्पण का प्रकाशन गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो यह कथन सही है और इसके जो संपादक थे वो थे जीसी मार्समैन। कौन थे दोस्त, जीसी मार्समैन। तो यहाँ पर दूसरा ही कथन सही है, यानी केवल और केवल 2। राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न महाजनपद और उनकी राजधानियों से संबंधित है, सही कोड का मिलान करना है। कौशल, तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या होगी, इनमें से श्रावस्ती है। चेदी की हो जाएगी शुक्तिमती और कुरु की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की काम्पिल्य होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए का 2 है, बी का 1 है और 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, यूपी स्पेशल है। पहला दिया हुआ है कथन कि उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल सराय नाहर राय है। तो प्रमुख स्थल सराय नाहर राय तो है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा जो है दमदमा है, चौपानी मांडो है ना, मादहा है। लेकिन यहाँ पर जो काल दिया है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण नहीं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के हैं स्थल ये। तो यहाँ पर जो है ये कथन इसलिए गलत हो जा रहा है। सराय नाहर राय में युद्ध के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सराय नाहर राय से जो है युद्ध के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए। दूसरा कथन ये सही है। तो यहाँ पर केवल और केवल 2 यानी ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। अगला है दोस्त कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। पहला है कि 1448 ईस्वी में जौनपुर दोबारा जो है दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया था। तो दिल्ली के जो सुल्तान रहे बहलोल लोदी, उन्होंने 1448 ईस्वी में जौनपुर को जीतकर जो है सरकी जो साम्राज्य रहा उसका पतन कर दिया था और ये जो पूरा साम्राज्य है वो दोबारा दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया था।
1506 ईस्वी में जो सिकंदर लोदी रहे उन्होंने आगरा शहर की नींव रखी थी और उसी जो है अपनी उपराजधानी बनाया था आगरा को। तो यहाँ पर दोनों की दोनों जो कथन है वो सत्य है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। यहाँ पर मिलान करना है किस केंद्र से किसने नेतृत्व किया था। पहला यहाँ पर दिया हुआ है बरेली, तो बरेली से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का खान बहादुर खान। बरेली। कालपी से बात करेंगे तो कालपी से त्यात्या टोपे हो जाएंगे, फतेहाबाद से हो जाएंगे अजीमुल्ला और गोरखपुर से गजाधर सिंह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ए का 2 है और बी का 4 है। ए का 2, बी का 4, सी का 1 है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका सही जवाब बन जाएगा। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन का विरोध सर सैयद अहमद द्वारा किया गया था। किस कांग्रेस अधिवेशन का विरोध सर सैयद अहमद द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन 1899 का। तो सर सैयद अहमद के द्वारा जो है इस अधिवेशन का जो है वो विरोध किया गया था 1899। और इनके साथ एक और विरोध करने वाले रहे हैं जो बनारस के तत्कालीन राजा रहे शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को नैनी यानी प्रयागराज में फांसी दी गई थी। किस क्रांतिकारी को नैनी प्रयागराज में फांसी दी गई थी। आप जानते हो लखनऊ में जो काकोरी ट्रेन एक्शन रहा है, जो कि 1924 वाली जो संस्था रही है HRA, तो उनके सदस्य रहे हैं। इसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह को दिया गया है। तो बेसिकली 4 लोग रहे हैं। एक तो आपके जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो तो वहाँ से भाग निकले थे। फिर वही लोग जाकर के दिल्ली कोटला में 1928 में जो है HSRA जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 रहा, उसी से निकल के जो है वो HSRA का जो है वहाँ पर जो है 1928 में गठन किया था। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रयागराज में किसको फांसी दी गई। अशफाक उल्ला की अगर बात की जाए तो अशफाक उल्ला को जो फांसी दी गई थी ये फैज़ाबाद यानी अयोध्या वर्तमान नाम, तो फैज़ाबाद हो गया। इसके बाद राजेंद्र लहड़ी की अगर बात करेंगे तो राजेंद्र लहड़ी को फांसी जो दी गई वो गोंडा में। रोशन सिंह, तो रोशन सिंह को जो है ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ही को जो है फांसी दी गई थी। इसके अलावा जो थे गोरखपुर वाले यानी राम प्रसाद बिस्मिल, तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है वो गोरखपुर में फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के संदर्भ में प्रमुख क्रांतिकारी दे रखे हैं और उनके जन्म स्थान से संबंधित आपको सही कोट का आंसर देना है। राजा देवी सिंह, राजा देवी सिंह जो कि प्रमुख क्रांतिकारी, इनका जन्म स्थान देखेंगे तो जन्म स्थान इनका मथुरा होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका जन्म स्थान इलाहाबाद यानी प्रयागराज है। महावीर त्यागी, त्यागी जी हो जाएंगे मुरादाबाद। और बंधु सिंह की बात करेंगे तो ये चले जाएंगे गोरखपुर। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या बनेगा, ए का 1 है, बी का 4 है। ए का 1 है और बी का 4 है, यानी राइट आंसर आपका और सी का 2 है। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सही कथन कौन सा है। सही कथन का चयन करना है। पहला यहाँ पर कथन है कि जो कजरी है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। तो बेसिकली ये जो है क्या है, मिर्ज़ापुर से संबंधित है। दूसरा है कि जो कजरी है, कजरी में वीर रस की प्रधानता होती है, तो बरसात के मौसम में गाया जाने वाला है और यहाँ पर वीर रस नहीं श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, श्रृंगार रस की प्रधानता। तो दूसरा कथन हो गया गलत, पहला सही है। तीसरा है कि स्त्रियों द्वारा समूह में गाई जाने वाली कजरी को ढुलमुलिया कजरी कहते हैं। तो तीसरा कथन भी क्या है, सही है। अगला है कि कजरी के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है। तो जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है और कजरी के 2 प्रमुख क्षेत्र नहीं 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है। तो 2 की जगह 4 होता तब ये सही होता, इसलिए कथन नंबर 4 हो गया गलत। तो यहाँ पर सही कथन पूछा है तो 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बनारस घराने से नहीं है। किशन महाराज दिया हुआ जो कि तबला वादक हैं, बनारस घराने से संबंधित है। पंडित रविशंकर भी बनारस घराने से संबंधित सितार वादक हैं। पंडित सखाराम की अगर बात करेंगे जो कि एक पखावज वादक हैं और उनका संबंध जो है लखनऊ घराने से है, इसलिए यहाँ पर जो है सी जो है ये नहीं है बनारस घराने से। गिरजा देवी आप जानते हो
ठुमरी गायिका रहीं। तो यहाँ पर जो है ये भी बनारस घराने की हैं। तो पूछा नहीं कौन सा है, बनारस घराने से नहीं है, लखनऊ से हैं, ऑप्शन सी पंडित सखाराम। पखावज वादक। अगला प्रश्न सूचीबद्ध जो कि मेले दे रखे हैं और उनसे संबंधित लगने वाले जो क्षेत्र हैं आपको बताना है। कैलाश मेला कहाँ लगता है दोस्तों? कैलाश मेला हो जाएगा आगरा, यानी 4 है। इसके बाद गुड़िया मेला, गुड़िया मेला आपका कहाँ लगता है? गुड़िया मेला हो जाएगा मथुरा, 3 हो गया। ध्रुपद मेला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वाराणसी है। सोरो मेला कासगंज एटा। तो यहाँ पर जो है सी का क्या होगा? 2 होगा, डी का 1 होगा। 4 3 2 1 राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सत्य कथन है। पहला है कि जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है वो देश की पॉपुलेशन का 16.5% है। यानी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 16.5% है। तो यहाँ पर पहला कथन सही हो गया। दूसरा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो उत्तर प्रदेश का है वह श्रावस्ती है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो महोबा है, ना कि श्रावस्ती, इसलिए पहला यहाँ पर हो गया आपका सही और दूसरा गलत। तो केवल और केवल सत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन ए केवल एक सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 3 में आप देखेंगे तो न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वह बहराइच है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो बहराइच का जो लिटरेसी रेट है वह कितना है? तो 49.4% है। बदायूं की अगर बात करेंगे तो बदायूं का 51.3% है। रामपुर का यहाँ पर है 53.3% है। इसके बराबर बलरामपुर की अगर बात करेंगे तो बलरामपुर का है 49.5%। तो यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया तो न्यूनतम बहराइच, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो वाराणसी मंडल से संबद्ध है? तो वाराणसी मंडल में आने वाले ज़िलों की संख्या यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो बनारस में जो आपका आ जाएगा गाजीपुर, जौनपुर है, चंदौली आ जाता है और वाराणसी दिया ही हुआ है। वाराणसी हो गया, चंदौली है, जौनपुर है, गाजीपुर है। मऊ की अगर बात करेंगे तो मऊ हो जाता है आजमगढ़ मंडल में। तो मऊ नहीं होगा, यानी 1 2 4 5 1 2 4 5 राइट आंसर, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या वाला जिला है वह कौन सा है? तो श्रावस्ती है। कौन सा है दोस्तों? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती न्यूनतम है। यहाँ पर श्रावस्ती ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है, तो श्रावस्ती से थोड़ा ऊपर उठता है वो चित्रकूट है। कौन सा? चित्रकूट है। चित्रकूट आ जाता है। चित्रकूट के बाद थोड़ा सा इससे ऊपर जो बढ़ता है वो है कौशाम्बी का, कौशाम्बी है। कौशाम्बी से थोड़ा ऊपर जो है नगरीय जो जनसंख्या है वह संत कबीर नगर की है, संत कबीर नगर है। और उसके बाद इससे थोड़ा ऊपर जो है वो महाराजगंज की है। तो यहाँ पर आपको चुनना है न्यूनतम। तो न्यूनतम आप यहाँ पर देखेंगे तो श्रावस्ती तो है नहीं, तो चित्रकूट राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि खरवार जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। खरवार जनजाति, पहला कथन दिया हुआ है कि जो कर्मा है ये खरवार जनजाति का परंपरागत नृत्य है। तो जो खरवार जनजाति आप जानते हो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, मिर्ज़ापुर हो गया, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, इनमें निवास करने वाली जनजाति है। और जो कर्मा है ये खरवार जनजाति के जो परंपरागत नृत्य है कर्मा। तो यहाँ पर पहला कथन सही हो गया। दूसरा है कि महाभारत में इस जनजाति का उल्लेख मिलता है। महाभारत में खरवार जनजाति का उल्लेख नहीं मिलता है। महाभारत में उल्लेख जो है वो किस जनजाति का है? तो जनजाति है माहीगीर। तो माहीगीर जो जनजाति है, माहीगीर जनजाति का जो उल्लेख है वो मिलता है जिसमें महाभारत में। तो दूसरा कथन हो जाएगा गलत। तो केवल और केवल एक सत्य, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है द फ्यूचर वी वांट निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की घोषणा पत्र का शीर्षक है? द फ्यूचर वी वांट निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक था? द फ्यूचर वी वांट राइट आंसर यहाँ पर बनेगा Rio+20। तो रियो डी जनेरियो जो 1992 का रहा उसके 20 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात जो है रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा। तो Rio+20 2012 का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया हुआ है कि निकेत में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। दूसरा कथन है कि एक आवास में कई निकेत होते हैं। तो आवास क्या होता है? आवास जहाँ पर जीव जो है वो निवास करते हैं, आवास कहलाता है। जहाँ जीव निवास करते हैं आवास होगा, और आवास में कई तरह की जो है वो प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जबकि जो निकेत है, तो निकेत के द्वारा जो है किसी प्रजाति का जो पारिस्थितिकीय तंत्र है, किसी प्रजाति के पारिस्थितिकीय तंत्र में उसके स्थान का पता चलता है निकेत का। तो हम कह सकते हैं कि एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, और प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट निकेत होता है, और कोई भी दो जातियाँ एक ही निकेत में नहीं रह सकती हैं। तो यहाँ पर निकेत में कई तरह की प्रजातियाँ लिखा हुआ, जो कि गलत होगा, क्योंकि एक से अधिक नहीं, तो यहाँ पर हो गया गलत। दूसरा है कि आवास में कई निकेत होते हैं, ये सही है। तो राइट आंसर होगा केवल और केवल 2, ऑप्शन बी सही जवाब है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारणार्थ कहा गया है। यहाँ पर सही कोट का आंसर देना है। कथन क्या है कि किसी वृक्ष के पारितंत्र में जीव संख्या का जो पिरामिड है वह सदैव उल्टा बनता है। तो कथन सही है। कारण बताया जा रहा है कि वृक्ष के पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक की जो संख्या है केवल 1, जबकि इनकी उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है। तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ई सही जवाब है। अगला है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ अवस्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता कहाँ प्राधिकरण जो है कहाँ पर लोकेटेड, आपको बताना है। तो जैव विविधता अधिनियम भी है 2002 जैव विविधता दिवस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पीसीएस से। 22 मई को हर साल जो है मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। और जैव विविधता अधिनियम कौन सा है? तो वर्ष 2002 का है। तो इसी के अंतर्गत, इसी अधिनियम यानी 2002 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2003 को चेन्नई में एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न सूचीबद्ध जो कि संस्था दिए गए और उनकी स्थापना वर्ष है, और यहाँ पर इन्वायरमेंट से संबंधित संस्था हैं, इनका यहाँ पर सही कोड का आंसर देना है। IUCN दे रखा है, इसकी स्थापना होती है 1948 है, ए का 4 हो गया। विश्व वन्यजीव कोष है, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो गया, तो 1962 का होगा, बी का 1 हो जाता है। UNEP है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। UNEP की जो स्थापना है 1972 हो जाती है, सी का 2 है। पर्यावरण एवं विकास आयोग है, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कमीशन, इसकी स्थापना होती है 1984 में, तो डी का हो गया 3। 4 1 2 3 राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न नंबर है 41। निम्नलिखित में से किसी ने बादामी के चालुक्यों पर विजय के उपलक्ष्य में वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो इन्होंने जो है बादामी की चालुक्यों पर विजय के उपलक्ष्य में वातापी कोंडा यानी वातापी का जो है अपहर्ता की उपाधि धारण की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय पर जो विजय प्राप्त की उस उपलक्ष्य में रहा है वातापी कोंडा की उपाधि धारण करने में। अगला है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में प्रसिद्ध कथन, बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया, किसने कहा था? बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया, किसने कहा था? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी कॉर्नवालिस, क्योंकि जब तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध रहा उस समय जो गवर्नर जनरल था वह कॉर्नवालिस था। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना किसने बनाई थी? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना किसने बनाई थी? सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस जो कि बंगाल के क्रांतिकारी थे और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जो परिवर्तन के समय जो है लॉर्ड जो हार्डिंग रहे उन पर बम फेंकी गई जो योजना रही वो रास बिहारी बोस ने ही बनाई थी। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए बोस जो है जापान चले गए थे और गिरफ्तारी किए गए लोगों पर जो है दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत जो है मुकदमा चलाया गया था। अगला यहाँ पर समाचार पत्र पत्रिकाएं दे रखी है और उनकी संपादक हैं। यहाँ पर सूची को मिलान करके सही कोड का आंसर देना है। दिग्दर्शन, तो दिग्दर्शन के संपादक कौन? मार्समैन। सोम प्रकाश की अगर बात करेंगे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बंगाली, तो बंगाली जो पत्रिका समाचार पत्र
ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। अमृत बाजार की अगर बात करेंगे तो शिशिर घोष। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा दोस्त? ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। अगला है अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों को उनकी कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अकबर द्वारा किए गए कार्यों को यहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर कालानुक्रम आपको बताना है। तो अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई थी? जानते हो 1571 हो जाएगा, 1571 ईस्वी है। तीर्थ यात्रा कर समाप्त करना, यह है 1563 से रिलेटेड। मजहर की घोषणा, तो मजहर की घोषणा कब की गई थी इनके द्वारा? 1579 में, 1579। जजिया कर समाप्त करना, तो अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 में। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या बनेगा? सबसे पहले यहाँ पर 63 आएगा, फिर 64 है, यानी 2 हो गया, फिर 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 71 और 79 है, तो 71 पहले आएगा, यानी 1 पहले आ जाएगा, इसके बाद 3 आ जाएगा, तो 2413 राइट आंसर बन जाएगा। 2413 यानी पहला ही यहाँ पर ऑप्शन सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है? एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से? एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, राइट आंसर यहाँ पर बनेगा हड़प्पा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो आप जानते हो सबसे ऊंचा जो है माउंट एवरेस्ट है, फिर K2 गाडविन है, उसके बाद कंचनजंगा है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है। दूसरा है कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी जो श्रृंखला है वह पीर पंजाल है। तो मध्य हिमालय की सबसे लंबी जो श्रृंखला है पीर पंजाल, ये भी बिल्कुल सत्य है। इन दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या है और कारण क्या है? अभिकथन है कि जो भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वह वूलर झील है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वह वूलर झील है, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर जो है पहला कथन जो दिया हुआ ये सही है। कारण बताया जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो वूलर होने का जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि ये झेलम नदी पर निर्मित है। एक गोखुर झील होने के कारण जो है ये वूलर झील जो है सबसे ताजे पानी की है। तो ये कारण तो सही है, लेकिन कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। बाकी दोनों सही है कि भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वूलर झील है, और यह झेलम नदी पर निर्मित एक गोखुर झील का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो यहाँ पर पंपास है, बेल्ड है, प्रेरीज है, लेकिन सवाना नहीं है। सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, शीतोष्ण नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सम्मिलित तो नहीं है? अनुच्छेद दिए गए हैं और उनसे संबंधित जो प्रोविजन है आपको बताना है कौन सा गलत है। अनुच्छेद 124 जो कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 129 जो कि सर्वोच्च न्यायालय का एक न्याय यानी कि जो न्यायिक अभिलेख की बात की जाती है, अभिलेखीय न्यायालय, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 129 जो है वो अभिलेख न्यायालय का है। तो यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित दिया हुआ है, जो कि ये प्रोविज़न इसमें नहीं है। तो 129 में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है ये कहा गया है, और इसके पास ऐसी अदालत की सभी शक्तियाँ होंगी जिनमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल होती है। तो यहाँ पर ये सही नहीं है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब बनेगा। बाकी 140 है जो कि उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है। 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त है, तो है ना। 137 जो कि कई बार पूछा भी जाता है, जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है सत्य कथन कौन सा है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, पहला कथन है कि आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही राज्य के नीति निदेशक तत्व का मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पर पहला कथन सही हो गया। अगला है कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 48 का जो है वो संबंधित है दुधारू और मालवाहक मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है। तो आर्टिकल जो 48A है, 48A जो संबंधित है वो है
पर्यावरण को बेहतर बनाने, वन और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए संबंधित है। तो दूसरा कथन हो जाता है गलत। तो केवल और केवल एक सत्य होगा, ऑप्शन सही जवाब है। अगला है कि अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करना है। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में पहला कथन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। तो यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है कि जनजातीय सलाहकार परिषद केवल उन्हीं राज्यों में गठित की जा सकती है जहां अनुसूचित क्षेत्र है। तो 12/11/2021 यानी 23 में जो 11 फरवरी 2024 को पेपर हुआ था, इससे संबंधित प्रश्न एक पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का जो गठन है और राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे राज्यों में भी किया जा सकता है जहाँ अनुसूचित क्षेत्र की कोई बात ना हो, लेकिन वहाँ पर क्या है, अनुसूचित जनजातियाँ जरूर हों। तो अगर अनुसूचित जनजातियाँ हैं, अगर अनुसूचित क्षेत्र भी नहीं है, तो भी वहाँ पर क्या है, सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ जहाँ अनुसूचित क्षेत्र है नहीं, जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ वहाँ पर किया जा सकता है, इसलिए ये कथन जो है आपका गलत है। तो केवल और केवल एक सत्य होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और बताना है कौन सा कथन सत्य होगा। अनुच्छेद दिए गए हैं और उपबंध दिए गए हैं। पहला यहाँ पर आर्टिकल दिया हुआ 39A है। तो 39 का जो कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, तो ए का यहाँ पर 3 हो गया। इसके बाद आर्टिकल 114 है जो कि यहाँ पर विनियोग विधेयक से संबंधित हो जाएगा, यानी कि बी का यहाँ पर 1 हो गया। अनुच्छेद 244 है जो कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों को प्रशासन से संबंधित हो जाएगा, यानी कि सी का यहाँ पर 2 हो गया। और आर्टिकल 43V है 43 खा, तो 43V जो है सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है, तो यहाँ पर डी का 4 हो गया। तो 3124 राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारणार कहा गया है। अभिकथन है कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करता है। तो आंग्ल भारतीय वाला जो प्रोविजन रहा है पहले, जो कि राष्ट्रपति जो मनोनीत किया करते थे, वो आप जानते हैं 104वां जो संविधान संशोधन रहा उसके तहत क्या है, इसको हटा दिया गया। तो पहला जो कथन दिया ये हो गया अपने आप में गलत, असत्य। दूसरा लिखा हुआ है कारण कि राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। तो ये बात सही है कि भारतीय संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति। तो जानते हो आप संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो ये कारण जो है वो सही है। तो ए गलत है, आर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है, आपको बताना है, असत्य कथन की पहचान करना है। पहला लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। तो पहला कथन सही है। इसके बाद लिखा हुआ है शांतिपूर्वक हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो हड़ताल की बात नहीं की गई है आपकी मौलिक अधिकार में, ठीक है। तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 19 में, वहाँ पर प्रत्येक नागरिक जो है उनको अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक और लिखित स्वतंत्रता देता है। तो इसी के अंतर्गत जो प्रदर्शन है, विरोध है, उसका भी अधिकार रहता है, लेकिन हड़ताल की बात नहीं की गई है। तो हड़ताल का अधिकार नहीं है मौलिक। तो यहाँ पर दूसरा गलत है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यानी सोने का जो अधिशयन का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही, यहाँ पर असत्य पूछा, यानी कि केवल और केवल 2। यहाँ पर जो है आप लोग कर लीजिए कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य होगा, तो 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। आप जानते हो प्रधान वगैरह का जो इलेक्शन है, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, इन सबका इलेक्शन कौन करवाता है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन है, यानी राज्य चुनाव आयोग। तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि सरपंच के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 2 प्रस्तावक होना आवश्यक है। तो प्रस्तावक की कोई बात ही नहीं की जाती है ना, कोई आवश्यकता ही नहीं है सरपंच के उम्मीदवार के लिए। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन गलत है। तो केवल और केवल एक सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। यहाँ पर सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। अनुसूचियाँ दे रखी है और इस अनुसूचिया में जो है कौन सा प्रोविज़न यहाँ पर बताना है। जैसा कि आप जानते हो आपकी संविधान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो तीसरी अनुसूची जो है शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित, यानी शपथ की बात की गई है। चौथी अनुसूची की अगर बात करेंगे तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।
सातवीं अनुसूची, तो सातवीं अनुसूची में जो है आप जानते हो जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट की बात की गई है, यानी 3 विधायी सूचियाँ हो जाएंगी। इसके बाद 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, ए का यहाँ पर 2 है, बी का 4 है और सी का 1 है और डी का 3 है। तो 2 4 1 3 राइट आंसर बन जाएगा, 2 4 1 3, ऑप्शन सी सही जवाब है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा सत्य है बताना है। पहला दिया हुआ कथन की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श रूस की क्रांति से लिया गया है। तो प्रस्तावना में जो सब दिए गए हैं स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये रूस की क्रांति से नहीं जबकि फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, रूस की नहीं, फ्रांस। तो यहाँ पर पहला कथन हो गया आपका गलत। दूसरा है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्वों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो यहाँ पर उल्टा लिख दिए गए हैं, फ्रांस का रूस, रूस का फ्रांस कर दिए। यहाँ पर होना चाहिए था रूस, तब ये सही होता। दोनों एक दूसरे को उल्टा लिख दिए गए, यहाँ पर फ्रांस का रूस, रूस का फ्रांस कर दिया। तो यहाँ पर जो है ना तो एक सही और ना ही 2, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। अगला है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संविधान के भाग दिए गए हैं और किस भाग में कौन सा विषय है आपको बताना है और उसके संदर्भ में कौन सा गलत है। जैसे कि भाग 4A दे रखा है, यानी 4A है, तो 4 का में क्या दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य है, आर्टिकल 51A, तो ये सही है आपका। इसके बाद यहाँ पर 9V है जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है, ये भी सही है। इसके बाद 14A में जो दिया गया है, आप जानते हैं 14 में जो है संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है और उसी से संबंधित जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात की गई है, यानी कि न्यायाधिकरण से संबंधित होना चाहिए यहाँ पर। और ये जो है संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं वो जो है वो पार्ट कौन सा है, वो पार्ट जो है 14 है। और 14 ये जो है वो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उनसे संबंधित उसकी बात की गई है, यानी यहाँ पर होना चाहिए था ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकरण, तब ये सही होता, इसलिए गलत हो गया आपका। और भाग 18 जो है यहाँ पर दिया हुआ राजभाषा से संबंधित ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 60 है। पर्वत दिए गए हैं और उनकी लोकेशन है, किस कंट्री संबंधित है। AP9 पर्वत है, तो AP9 पर्वत कहाँ पर है, इटली में मिलेगा आपको, इटली में है। माउंट टिटलिस, तो माउंट टिटलिस जो है ये स्विट्जरलैंड से संबंधित हो जाएगा, यानी ए का यहाँ पर हो गया 3, वी का हो गया 4। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया यानी 2 हो जाएगा सी का। और वाइट पर्वत की बात करोगे तो यूएस से जाओगे, यानी कि 1 हो गया। तो 3 4 2 1 राइट आंसर बन जाएगा, 3 4 2 1, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र बरामजादा जो समूह है किस राज्य में स्थित है। बरामजादा समूह जो कि प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी उड़ीसा। तो उड़ीसा के क्योंझर तथा सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है इसको व्यवस्थित करना है। लिपुलेख जो है आपका उत्तराखंड में है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में। दिफू दिया है तो दिफू जो है ये अरुणाचल पड़ेगा, तो ये सबसे पूर्व की ओर हो जाएगा, अरुणाचल में है ये, अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे पूर्व की ओर होगा। इसके बाद यहाँ पर शिपकीला है, तो शिपकीला आपका किस राज्य में पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में है आपका, शिपकीला हिमाचल में। जिलेपला है, तो जिलेपला आपका सिक्किम में पड़ता है, कहाँ, सिक्किम में। तो पश्चिम से पूर्व की ओर, तो उत्तराखंड के थोड़ा देखेंगे पश्चिम में तो आपका हिमाचल प्रदेश पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 नंबर आपका पहले आ जाएगा। फिर उत्तराखंड वाला ले लोगे, यानी 1 नंबर हो जाएगा लिपुलेख, फिर सिक्किम वाला होगा और सबसे पूर्व में अरुणाचल दिफू का होगा। तो यहाँ पर जलेपला यानी सिक्किम का हो जाएगा, 4 है। इसके बाद आपका 3 होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन रहा है दोस्त, 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 ऑप्शन यहाँ पर आपका ही सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। यहाँ पर बाल्को है, नाल्को यानी प्रमुख संयंत्र दे रखे हैं और वो किस देश की सहायता से जो है स्थापित किए गए थे। पहला यहाँ पर दिया हुआ है बाल्को, तो बाल्को ये आपका छत्तीसगढ़ में है और महाराष्ट्र में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी है और महाराष्ट्र में भी है। और ये किस देश की सहायता से स्थापित किया गया, तो यह सोवियत संघ के सहयोग से। तो यहाँ पर यानी ए का 1 हो जाए
नालको की बात करें तो नालको जो है ये स्थापित कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, दमन जोड़ी तो उड़ीसा में है और ये सहयोग किसका रहा है, फ्रांस के सहयोग से। तो बी का 2 हो गया। हिंडाल्को जो कि अपना उत्तर प्रदेश में ही है, तो ये यूएसए के सहयोग से है। हिंडाल्को रेणुकूट सोनभद्र में, तो ये यूएसए के सहयोग से होगा, यानी 3 हो जाएगा सी का। हिंडाल्को कहाँ पर है, तो हिंडाल्को आपका जो है यह पश्चिम बंगाल में है, जो कि देश का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र है, जेके नगर में स्थापित किया गया पश्चिम बंगाल में। इसके बाद झारखंड में भी है और केरल में भी है एलॉय, जो कि कनाडा के सहयोग से जो है स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर कनाडा हो गया डी का 4, तो 1 2 3 4 जो है राइट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न 64 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पर गलत है, आपको बताना है। पहला यहाँ पर है ग्रैंड कुली बांध। तो ग्रैंड कुली बांध जो है कोलंबिया नदी पर स्थित है। ग्रैंड कैनियन जो कि विश्व की सबसे गहरी कैनियन है और यह यूएसए के एरिजोना राज्य में स्थित है। कहाँ पर, यूएसए में है। और यहाँ पर रियो ग्रांडे नदी दे रखा है, जो कि रियो ग्रांडे नदी नहीं है, कोलोराडो नदी पर स्थित है। किस नदी पर, कोलोराडो नदी पर है। एंजिल प्रपात की बात करें गुयाना पठार पर। एतीपो, तो इतेपू जो बांध है, इतेपू बांध, ये पराना नदी पर। तो यहाँ पर गलत कौन सा रहा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक अधिक ऊंचाई पर किस कारण से घट जाता है। जल का क्वथनांक अधिक ऊंचाई पर किस कारण से घट जाता है। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी जल का क्वथनांक अधिक ऊंचाई पर क्यों घटता है, क्योंकि जो निम्न वायुमंडलीय दाब है उसके कारण घटता है। तो निम्न वायु दाब, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या है, कम होता है। अगला है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है, और आपको बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। कथन है कि अन्य किरणों की अपेक्षा जो गामा किरण है वो अधिकतम जो है जैविक क्षति पहुंचाती है। तो अन्य किरणों की अपेक्षा गामा किरणों से अधिकतम जैविक क्षति होती है। इसका कारण यह है कि जो गामा किरण है इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होने के कारण इसकी ऊर्जा समस्त विकिरणों में से सबसे ज़्यादा है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि ऐसे ठोस पदार्थ जो उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं किंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जो उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं किंतु न्यून ताप पर नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अर्धचालक। तो अर्धचालक पदार्थों की जो विद्युत चालकता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और ताप के घटाने पर घटती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक जो पदार्थ है वो आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहती है। कौन सी ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहती है। आयरन है, एल्यूमिनियम, सिल्वर या कॉपर। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऐसी धातु है जो कि अपने ही ऑक्साइड की परत बनने के कारण जंग लगने से बची रहती है और सुरक्षित रहती है। अगला प्रश्न यहाँ पर उद्योग दे रखे हैं और उनसे संबंधित केंद्र। तो यहाँ पर मोटर कार है, कागज उद्योग है, डेयरी उद्योग। कागज उद्योग के लिए आप जानते हो ओटावा, क्या है ओटावा। जलपोत के लिए आपका स्टॉकहोम ही है। मोटर कार की अगर बात करेंगे तो डेट्रॉयट, मोटर कार का डेट्रॉयट हो जाएगा। डेयरी उद्योग है जो कि होगा आपका कोपेनहेगन। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए का 3 है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देश दिए गए हैं और उनकी राजधानियां हैं, और आप जानते हो देश और राजधानी संबंधित आपके आरों में पूछा भी प्रश्न रहा है, वही डिटोई सेम उठा के छापे हैं प्रीवियस ईयर। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा। क्यूबा की जो है हवाना बिल्कुल सही है, बहामास की नासाउ दिया हुआ है, कोस्टा रिका की यहाँ पर बताया गया है हैमिल्टन। हैमिल्टन जो राजधानी है ये है बरमूडा की, ठीक है, किसकी है, बरमूडा की। तो ये बरमूडा की है, बरमूडा की हैमिल्टन है। और कोस्टारिका की जो राजधानी होगी वो होगी सैन जोस, क्या होगी, सैन जोस होगी।
तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सुमेलित नहीं, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। सेंट लूसिया की राजधानी है कैसरीज। क्या है? कैसरीज। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं दे रखी हैं और उनका लोकेशन क्या है, स्थिति आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ की अगर बात की जाए तो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य, यानी एक यहाँ पर 2 होगा। 17वीं समांतर रेखा की अगर बात करेंगे तो यह उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है, यानी बी का यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ए का 2 है, बी का 1 है। 38वीं समांतर रेखा, यह अंतर्राष्ट्रीय किसके मध्य है? यह है उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, यानी सी का 4 हो गया। 49वीं समांतर रेखा जो होगा यह हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के मध्य, यानी डी का 3। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? 2143। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सही कथन कौन सा है। पहला है कि एशिया के नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। तो यह कथन भी दूसरा भी आपका सही है। तीसरा है कि दक्षिणी अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा जाता है। किसको? दक्षिणी अमेरिका को। तो नई दुनिया का जो देश है वो कहा जाता है किसको? उत्तरी अमेरिका को। किसको? उत्तरी अमेरिका को, ना कि दक्षिणी। तो यहाँ पर होना चाहिए था उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसे नई दुनिया का देश की संज्ञा दी जाती है, उत्तरी अमेरिका को। तो यहाँ पर तीसरा कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, यह चौथा कथन सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न सूची 1 जो कि प्रमुख मरुस्थल है और सूची 2 में उनकी स्थिति है, आपको यहाँ पर मिलान करके बताना है। पहला है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल की स्थिति होगी उत्तरी चिली, ए का 4 होगा। इसके बाद है आपका काइजिलकुम मरुस्थल, यह उज्बेकिस्तान में है। दस्त ए लुत, तो दस्त ए लुत आपका पूर्वी ईरान होगा और दस्त ए कबीर जो है ये दक्षिणी ईरान हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो 4321 राइट आंसर बन जाएगा। 432 यानी ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा, यानी लीवर, तो लीवर द्वारा जो संश्लेषण है वो किया जा सकता है। विटामिन ए है, विटामिन ई है, डी है, के है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा विटामिन के। विटामिन के जो कि खून का स्कंदन करने में सहायता करता है और यह यकृत द्वारा जो है इसका संश्लेषण किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराण होती है। लिम्फोसाइट, तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा है कि एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। तो दोनों के दोनों जो कथन है बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है रक्तदाब का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है। रक्तदाब का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा अधिवृक्क ग्रंथि। कौन? अधिवृक्क ग्रंथि। तो यदि शरीर में रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कम होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन्स निकलता है जो कि रक्तदाब को बढ़ा देता है। अगला है आरएनए। आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है। आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा यूरेसिल। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। तो जो पिरामिडीन बेस जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, एक थायमीन, दूसरा है साइटोसिन, तीसरा होता है यूरेसिल। डीएनए जो है, डीएनए में थायमीन एवं साइटोसिन तथा जो आरएनए है तो आरएनए में जो है साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल बेस पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनतकालीन पदाधिकारी शाही दरबार का शिष्टाचार एवं वैभव बनाए रखने हेतु उत्तरदायी था। सल्तनतकालीन पदाधिकारी शाही दरबार का शिष्टाचार एवं वैभव बनाए रखने हेतु उत्तरदायी था। कौन सा पदाधिकारी रहा है सल्तनतकालीन में। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा अमीर ए हाजिब। कौन? अमीर ए हाजिब। तो अमीर ए हाजिब को
वारवक भी कहा जाता था और यह शाही दरबार का शिष्टाचार एवं वैभव बनाए रखने हेतु उत्तरदायी था और यह सुल्तान की अति निकट होता था। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है और यहाँ पर आपको सही कूट का जो है वो उत्तर चयन करना है। अभिकथन है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। कथन बिल्कुल सही है। कारण है कि इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो जो लिखा हुआ है कि इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था, तो यह बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये कारण ये नहीं है कि इल्तुतमिश जो रहे हैं वो सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था, इसलिए जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। यह बात नहीं कि यह कारण गलत है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक माने जाने का कारण मिल रहा है क्योंकि दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के प्रमुख अंगों जो कि जैसे कि एकता प्रणाली है, सैन्य व्यवस्था है, मुद्रा प्रणाली है, इन सबको सुव्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ये बात सही है, लेकिन कारण सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सिंचाई कर हक ए सर्व लगाया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सिंचाई कर हक ए सर्व लगाया था। यहाँ पर सही जवाब बनेगा जो सिंचाई कर रहा हक ए सर्व वो लगाने वाला सर्वप्रथम रहा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी सही जवाब है। और जो ये हक ये सर्व था, ये था कृषि जो उपज थी उसका 10% जो है टैक्स रहा है, कितना 10%। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है कथन यहाँ पर कि वांडीवास की लड़ाई अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के मध्य निर्णायक लड़ाई थी। तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच जो निर्णायक लड़ाई रही वो वांडीवास में लड़ी गई थी। वांडीवास में कब? सन 1760 ईस्वी में। सन 1760 ईस्वी में आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया था। तो यहाँ 1764 लिखा है जो कि गलत होगा, 1760 सही जवाब है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। पहला है यहाँ पर ए लॉर्ड क्लाइव। तो यहाँ पर है बंगाल में द्वैध शासन। तो बंगाल में जो है द्वैध शासन लागू हुआ लॉर्ड क्लाइव के टाइम पर। लॉर्ड वेलेजली की बात करेंगे तो सहायक संधि। राज्य विलय नीति किसकी है? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कर्जन यानी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इन्हीं की टाइम पर लाया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ए का यहाँ पर 4 है, बी का 1 है और सी का है यहाँ पर 3 और डी का होगा 2। तो 4 1 3 2 राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना सही जवाब यहाँ पर बनेगा 17 जून 1917। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संविधान का अंतःकरण नहीं माना गया है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य को। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने प्रस्तावना मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान का अंतःकरण कहा है और ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार जो नीति निदेशक तत्व है राज्य की आत्मा है। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य को जो है अंतःकरण नहीं माना था। अगला प्रश्न 85 नंबर है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और बताना है सही कूट यहाँ पर कौन सा है। यकृत है तो यहाँ पर यकृत में पित्तरस होगा। अग्नाशय की अगर बात करेंगे तो अग्नाशय से इंसुलिन। मुख में आप जानते हो टालिन एंजाइम हो जाएगा। आमाशय की अगर बात करेंगे तो लाइपेज होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? ए का 3 है, ए का 3 है, बी का 4 है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सही जवाब बन जाएगा सी का 1 डी का 2। नेक्स्ट है कैहिन। कैहिन औद्योगिक प्रदेश स्थित कहाँ पर है? कैहिन औद्योगिक प्रदेश तो यह जापान में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। इसके अंतर्गत टोक्यो,
कावासाकी एवं याकोहामा नगर आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अरीय प्रतिरूप के समूह को दर्शाता है? तो अपवाह तंत्र का प्रश्न है, एक अरीय प्रतिरूप को दर्शाता है। तो अरीय प्रतिरूप के समूह को दर्शाने वाला यहाँ पर जो नदी है, इनका जो अपवाह तंत्र है वो किस प्रकार का अरीय प्रवाह प्रतिरूप का उदाहरण होगा? यहाँ पर नर्मदा है, सोन है और महानदी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। तो अरीय है, ठीक है। यहाँ पर अरीय यानी कि अपकेंद्रीय अपवाह भी कहा जाता है अरीय को। इसमें क्या है, नदियाँ जो है एक स्थान से निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है, अपकेंद्रीय कहा जाता है ना। जब अपवाह तंत्र वाला आप चैप्टर पढ़ते हैं, चाहे 11th की NCERT हो, तीसरा चैप्टर, या बर्णवाल की बुक हो या वाणी की, तो यहाँ पर आप देखेंगे। आगे देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और कारण दूसरे को कहा गया है। अभिकथन ए है और कारण है। कथन क्या दिया हुआ है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है इसको सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। तो पहला कथन आपका क्या दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। यहाँ पर सर्वग्राही लिखा हुआ है जो कि गलत हो जाएगा। कारण बताया गया कि ओ रक्त समूह में यानी ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसका कारण ये है, तो ब्लड ग्रुप ओ जो है सर्वदाता है और इसका कारण ये होता है कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। कारण भी गलत है, कथन भी गलत है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन में आपको कहीं नहीं दिख रहा। यहाँ पर यदि होता कि रक्त समूह को ओ रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, तब यहाँ पर कथन आपका जो है सही होता और कारण गलत हो जाता। तो यहाँ पर आप थोड़ा मिसप्रिंट है और यहाँ पर सर्वग्राही की जगह आप कर लीजिए सर्वदाता। क्या करेंगे? सर्वदाता। जब सर्वदाता आप यहाँ पर कर लेंगे, यानी ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। कारण यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो ओ है इसमें कोई भी एंटीबॉडी जो लिखा हुआ एंटीजन होना चाहिए, कोई भी एंटीजन पाया नहीं जाता है। इस कारण जो है ब्लड ग्रुप ओ जो है सर्वदाता रक्त समूह है। तब यहाँ पर राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाता कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पर आप जो है सर्वग्राही की जगह आप कर लीजिए सर्वदाता और यहाँ पर सर्वदाता कर लीजिए और राइट आंसर आप बन जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं एंटीजन नहीं पाया जाता है। ये कारण होता तब यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता। एंटीबॉडी की जगह एंटीजन लिखा होता तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, सर्वग्राही की जगह सर्वदाता। क्योंकि आप जानते हो सर्वग्राही तो ब्लड ग्रुप AB होता है, जो किसी से भी क्या है रक्त प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका प्लाज्मा होता है कोई भी उसमें प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी नहीं होती है। अगला प्रश्न है नोजोकोमियन। नोजोकोमियन संक्रमण से व्यक्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर संक्रमित होता है? नोजोकोमियन संक्रमण से यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए अस्पताल में। तो हॉस्पिटल में जो है कौन सा संक्रमण? नोजोकोमियन संक्रमण से व्यक्ति क्या है अस्पताल में संक्रमित हो जाता है। नोजोकोमियन जो संक्रमण है ये तब होता है जब अस्पताल में आप प्रवेश करने के 48 घंटे के भीतर ये रोगाणु आपको बीमार कर देते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो कपड़ों पर स्याही के धब्बे हटाने में प्रयुक्त होता है? कौन सा अम्ल है कपड़ों पर स्याही के धब्बे हटाने में प्रयुक्त होता है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, UPPCS RO ARO 11 फरवरी 2024 को। तो कपड़ों पर स्याही के धब्बे हटाने में प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन संदर्भित करता है, तो स्टैगफ्लेशन का जो तात्पर्य है यानी कि जब मुद्रास्फीति और जो बेरोजगारी है यानी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों जब हाई हो यानी उच्च स्तर पर होते हैं तब स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। और यह मुख्यतः उच्च मुद्रास्फीति एवं निम्न वृद्धि का एक समुच्चय है, यानी कि हाई इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? उच्च मुद्रास्फीति एवं उच्च बेरोजगारी को। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। तो वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा कार्बन चक्र। कार्बन चक्र वह पोषक चक्र है जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है?
पहला है अपैरल पार्क। तो अपैरल पार्क का लोकेशन जो है आगरा बताया गया है, जो कि गलत होगा। तो यहाँ इसका लोकेशन है ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में। कहाँ पर? गाजियाबाद में है। नॉलेज पार्क की अगर बात करेंगे तो नॉलेज पार्क आप ग्रेटर नोएडा में, बिल्कुल सही है। और लेदर पार्क की अगर बात करें तो यहाँ पर कानपुर दिया हुआ है। लेदर पार्क आपका आगरा में है। कहाँ पर? आगरा में। तो यहाँ पर दूसरा ही सही है, यानी केवल और केवल 2 सही जवाब होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाइडे स्पीज के युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को कब पराजित किया था? 326 ईसा पूर्व। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए। अगला है निम्न पर विचार करना है। उपर्युक्त राज्यों में न्यूनतम स्त्री साक्षरता का घटता सही क्रम क्या होगा? यानी ये जो राज्य दिए हैं 4, इनमें से सबसे ज़्यादा से सबसे कम जो स्त्री साक्षरता है उसका यहाँ पर क्रम बैठाना है। न्यूनतम स्त्री साक्षरता का घटता क्रम, तो सबसे कम आप जानते हो इनमें देखेंगे तो बिहार का है। न्यूनतम जो लिटरेसी रेट है महिलाओं का बिहार का, वह 51.5% है। कितना? 51.5%। तो यहाँ पर सबसे कम बिहार का है। तो 1 नंबर जो है लास्ट में आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो बी, सी और डी में आ रहा है, तो ये अपने आप गया। इसके बाद इन चारों में देखेंगे तो इससे थोड़ा ऊपर जो है वो राजस्थान की स्थिति ठीक है, जहाँ पर 52.1% देखने को मिलता है महिलाओं का लिटरेसी रेट। कितना? 52.1। यानी दूसरा जो है वो आ जाएगा नीचे से दूसरे नंबर पर, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका ये वाला बैठ रहा है। यदि 2 भी आप पकड़ ले तब भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो है स्थिति थोड़ा इसे राजस्थान से बेहतर यहाँ पर देखेंगे तो झारखंड की है, जहाँ पर महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है वो है कितना? 55.4%। जम्मू कश्मीर का देखेंगे तो 56.4% है। तो हाईएस्ट यहाँ पर जम्मू कश्मीर, यानी 4 नंबर पहले आ गया। इससे कम झारखंड हो गया 3 नंबर, फिर राजस्थान है, फिर बिहार है। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्रिप्स मिशन योजना को निम्नलिखित में से किसने अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा? अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र किसने कहा क्रिप्स मिशन योजना को? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वर्ष 1981 में। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। वत्सराज जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है, इनका समय देखेंगे तो 780 से 805 ईसा, 780 से 805 ईस्वी, 8 ईस्वी। जयसिंह सिद्धराज जो कि गुजरात के चालुक्य वंश से संबंधित होंगे और इनका समय देखेंगे तो 1094 ईस्वी से, 1094 ईस्वी से कितना? 1153। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित 730 से 756, 730 से 756 ईस्वी। कृष्ण तृतीय की अगर बात करेंगे तो जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित और इनका 939 से 965, 939 से 965। तो कालानुक्रम में यहाँ पर सबसे लास्ट में जयसिंह सिद्धराज आएंगे 2 नंबर, और इस तरह आपका यही आंसर राइट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर 730 से 756 हो जाएगा। इसके बाद वत्सराज 780 से 805 हैं। फिर इसके बाद आ जाएंगे 936 से 965। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लठभरवा भोज। लठभरवा भोज का संबंध किससे है? कौन सा भोज? लठभरवा भोज। तो लठभरवा भोज जो है ये थारुओं में विधवा विवाह में दिया जाने वाला भोज होता है। विधवा विवाह है, थारू जो जनजाति है, तो थारुओं में विधवा विवाह में दिया जाने वाला भोज लठभरवा भोज है। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर है। 100 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो संविधान का जो आर्टिकल है 233 तो 233(1) के तहत किसी राज्य में जिला न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब है।
राज्यपाल नियुक्त करते हैं किसकी परामर्श पर? जो हाई कोर्ट है उस राज्य का, उसके परामर्श से राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है 101। यहाँ पर क्रांति दे रखी है और किससे संबंधी आपको बताना है। पहला दिया हुआ है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध किससे होगा? तो नदियों को जोड़ने की योजना से संबंधित है अमृत क्रांति। ए का 2 हो गया। भूरी क्रांति का संबंध ऊर्जा एवं उर्वरक उत्पादन से है। बी का 1 हो गया। सुनहरी क्रांति का संबंध हो जाएगा फल उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से हो जाएगा, तो सी का 3 है और डी का 4 है। 2134 2134 राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लघु अवधि ऋण जो दिया जाता है वो कितने टाइम के लिए? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या बनेगा बताना है। तो जो शॉर्ट टर्म लोन है वो मैक्सिमम कितना पीरियड है इसका? तो अधिकतम कितना है? 15 महीने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब बनेगा। अगला एनवायरनमेंट है कि जैव विविधता को अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन किया गया था किसके द्वारा? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा व्हिटेकर द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। कब? वर्ष 1972 में। नेक्स्ट है कि पेप्टाइड क्या है? पेप्टाइड क्या है आपको बताना है। पेप्टाइड है एक प्रकार का पेप्टाइड। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा व्युत्पन्न प्रोटीन। ऑप्शन सी सही जवाब है। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं? तो वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, जैसे कि पेप्टोन है, पेप्टाइड है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य कथन कौन सा है। पहला कथन है कि जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है इसका संबंध आर्द्रभूमि स्थलों से है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है कि जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध आर्द्रभूमि स्थलों से है, जिसका जो रखरखाव है वो रामसर कन्वेंशन सचिवालय द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन है कि मॉन्ट्रेक्स जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो मॉन्ट्रेक्स स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो यहाँ पर दोनों का दोनों जो कथन है बिल्कुल सत्य। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत सरकार की कार्मिक मंत्रालय के अधीन या अंतर्गत कार्यरत नहीं है? पहला दिया हुआ है केंद्रीय सतर्कता आयोग, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण दिया हुआ है, यानी NIA की बात की जा रही है, नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, CBI हो गया आपका। केंद्रीय सूचना आयोग है, ये भी है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर बनेगा। तो कार्मिक मंत्रालय के अधीन जो हो जाएंगे केंद्रीय है सतर्कता आयोग, अन्वेषण ब्यूरो है, सूचना है। जो NIA है आप जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला है कि सैन्य बलों या अर्धसैन्य बलों के मूल अधिकारों पर, सैन्य बलों या अर्धसैन्य बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध जो लगाने का अधिकार है वह किसको प्राप्त है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन राष्ट्रपति, हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है और पार्लियामेंट है। तो हो सकता है आप राष्ट्रपति या संसद में जो है पार्लियामेंट में कंफ्यूज हो। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा वह होगा पार्लियामेंट, संसद को। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका तर्क शक्ति संबंधित है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य मैथ है। तो दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्त्य है मासा है वो 8 है। कितना है? 8। तब निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है जो उनका लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकती? लासा और मासा। ठीक है, यानी कि जो लोवेस्ट लीस्ट जो कॉमन मल्टीपल होता है उसके द्वारा जो यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है? ऑलवेज क्या है? वो डिवाइड होगा पूर्णतः। तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर बताया जा रहा है वो 8 है। तो जो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या है? सदैव जो है वो विभाजित होगा। तो यहाँ पर 8 से विभाजित होने वाला 8 त्रिक 24 ये हो जाएगा। 8 6 48 है, 8 28 64 है। 8 से 70 नहीं कटेगा, तो यही क्या है? नहीं हो सकता है लघुत्तम समापवर्तक। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। श्रेणी दी हुई, यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर लुप्त संख्या क्या आएगी? 101 है, फिर 100 है, फिर यहाँ पर आपको बताना कौन सा आएगा, फिर 87 है, फिर 71 है, फिर 46 है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों में जो अंतर है वो 1 का अंतर है। इसके बाद यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इसमें अंतर दिखना कितना रहा है? तो 7 यानी 80 और 9 यानी 16 की यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, 16 का अंतर आ रहा है। इनमें यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 71 माइनस 46 यदि आप करेंगे तो 71 में से अगर आप घटाएंगे 20 तब 51 आ जाएगी। 51 में से फिर यदि आप 5 घटाएंगे तो 46, यानी कि यहाँ पर 25 का अंतर है। यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 4 का स्क्वायर हो सकता है, ये 5 का स्क्वायर है,
यानी ये 1 का स्क्वायर इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 इस तरह आपका बन जा रहा है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया, तो क्या सीरीज़ बैठ जाएगी। अब 100 में से यदि आप 4 माइनस करेंगे तो 96 आएगा, और 96 में से अगर 9 आप घटाएंगे तो 9 7 16 यानी कि 87 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो सीरीज़ में आपको स्क्वायर का माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 96 होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यदि यक्स स्क्वायर प्लस 3x यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो यक्स क्यूब किसका मान निकालना है, यक्स क्यूब प्लस 1 यक्स क्यूब का मान क्या होगा। तो ए क्यूब प्लस वी क्यूब, ये आप इसका फार्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस वी, यही होता है। अब यदि आप इसको यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है इक्वेशन, तो यदि आप यहाँ पर जो है यक्स से इसमें दोनों तरफ भाग दे देते हैं तो ये यक्स हो जाएगा, -3 हो जाएगा और प्लस 1 यक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद यक्स प्लस 1 यक्स इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, प्लस कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा -3। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, अब यक्स भी दोनों तरफ जो है वो होल क्यूब कर दीजिए। तो अगर दोनों तरफ आप जो है क्यूब निकालते हैं तो यक्स प्लस 1 यक्स का होल क्यूब बराबर -3 का होल क्यूब हो जाएगा। इसके बाद दोनों तरफ आप फार्मूला लगा दीजिए, ए प्लस वी का होल क्यूब बराबर, यहाँ पर आप बराबर कर लीजिए। तो ए वाला सेट पूरा क्या बन जाएगा, ए प्लस वी का होल क्यूब बराबर क्या था, ए का क्यूब यानी यहाँ पर यक्स का क्यूब हो जाएगा, प्लस वी का क्यूब यानी 1 यक्स का क्यूब, प्लस 3ab था यानी 3 इंटू यक्स इंटू 1 यक्स इंटू ए प्लस बी यानी यक्स प्लस 1 यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 यानी माइनस जो है 3 बार है तो माइनस आ जाएगा। इसके बाद 3 3 9 3 27 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और माइनस का क्यूब क्या है, माइनस ही होगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या प्लस ही हो जाता है, माइनस इंटू माइनस यानी प्लस, और प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पर -27 आ गया। अब आपको जो वैल्यू निकालना है वो क्या निकालना था, यक्स क्यूब प्लस 1 यक्स क्यूब, यानी इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसको एक साइड रख लीजिए, बाकी पक्षांतर करें आप। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो है बराबर क्या हो जाएगा, यक्स क्यूब प्लस 1 यक्स क्यूब प्लस है यहाँ पर, और ये देखिए यक्स यक्स गया, यहाँ पर 3 बचा। और यदि आप यक्स प्लस 1 यक्स को देखेंगे तो इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हैं, -3। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, इंटू -3 बराबर क्या है, -27। यदि आप इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे इधर को तो ये हो जाएगा कितना, यक्स क्यूब प्लस 1 यक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा दोस्त, -27 और 3 3 9 यानी कि 3 इंटू -3 है तो इधर -3 होगा, जब इधर लाएंगे तो +3 प्लस जो है 9 हो जाएगा, ठीक है। -3 इंटू 3 इज इक्वल टू -9, जब इधर ले आएंगे तो आप प्लस में हो जाएगा, बराबर क्या होगा, -27 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी 27 रुपये का कर्जा है, 9 रुपये आपको प्लस में हो गया तो आपके पास हो जाएगा -18 रुपये। तो -18 मान आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो कौन सी है। तो अभाज्य संख्या अगर आप देखोगे तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं हैं जो कि एक तो स्वयं कट जाएं और दूसरा एक से। तो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित अगर नहीं है, एक योम स्वयं की अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो सिंपल सी बात इतना समझो कि ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है जो एक नंबर से डिवाइड हो जाए या स्वयं से डिवाइड हो जाए, वही होगी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर सबसे छोटी और धनात्मक पूछा गया, यानी कि जो ऋणात्मक ना हो अर्थात धनात्मक। तो यहाँ पर कौन सी है, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है। तो 2 ऐसी संख्याएं अभाज्य हैं जो तो स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो यहाँ पर 2
भी डिवाइड हो जाएगा 1 से, और स्वयं से तो होगा ही, तो यानी किसी और से डिवाइड ना हो, केवल 1 से और अपने आप से। तो 2 है और 3 है, 2 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी पूछा गया है, तो 2 और 3 में सबसे छोटी 2, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि दी गई सारणी में यक्स का मान क्या होगा, यानी यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी आपको बताना है। तर्क शक्ति है, आपको अपना दिमाग लगाकर आंसर बताना है। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 8 2 10 हो जा रहा है, और चलिए 9 4 13 13 ऑप्शन में है, 4 4 8 हो गया, 4 चौक 16 है, 9 चौक 36 है, 9 4 13 है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर आप कर लीजिए इसको 16, क्योंकि 8 8 गुणे 2 है और 8 प्लस 2 है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर सीरीज चलेगा, यहाँ पर 16 कर लीजिएगा। तो 8 गुणे 2 बराबर 16, और 8 2 10 हो जाएगा। 9 गुणे 4 हो गया 36 है, गुणा हो गया, और यहाँ पर 9 प्लस 4 हो जाएगा 13। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो 4 गुणे 4 हो गया, और 4 प्लस 4 हो गया 8, ठीक है। तो 4 चौक 16, 4 4 8, तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप कर लीजिए 16, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। तो 8 दुनाई 16, 8 2 10, 9 चौक 36, 9 4 13, 4 चौक 16, 4 4 8। अगला प्रश्न नंबर है, एक टेस्ट में 6 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त जो अंक है वो 12 है, 25 है, 18 है, 18 है, 20 है, फिर 22 है। तो 6 स्टूडेंट हैं जो कि एक टेस्ट दिए हैं, इनके द्वारा जो प्राप्त अंक है वो दिया गया है 12, 25, 18, 18, 20, 22। तो विद्यार्थियों की संख्या जिनकी अंक औसत से अधिक हो, आपको बताना है कितने विद्यार्थी होंगे औसत से अधिक। पहले तो आप इनको औसत निकालना है आपको, तो 12 आप ऐड कर लीजिए इनको, 12 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22, कितने विद्यार्थियों का है 6। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो औसत आ जाएगा, तो इनको आप ऐड कर लीजिए। तो 18 प्लस 18, 18 दुनाई 36 हो गया, 18 23 54, 18 चौक 72, 72 और 2 यहाँ पर बढ़ा था 74 और 2 76, तो इनका ऐड हो गया 76, और 76 और ये 37 है। तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72, 2 74, और यहाँ 4 आएगा, 74 4 78, 78 प्लस 12 दुनाई 24, 23 36 एक 37, तो 78 प्लस 37 कितना हुआ दोस्त, इसको इसी को कैंसिल कर दो, 13 छंग 78 होता है, और 6 से इसी कैंसिल कर दो तो 6 6 36 हो जाएगा, पॉइंट 6 कम 6 40 हुआ, तो 6 6 36, यानी 13 6 19, 19.16 आ जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि विद्यार्थियों की जो संख्या है जिनकी अंक औसत से अधिक हैं, औसत कितना आया है 19.16 है, तो 19.16 से अधिक यहाँ पर आपको यानी 20 वाला अंक हो जाएगा। तो 20 वाला हो गया, 20 वाला एक हो गया, फिर 22 भी 19 से अधिक है, और 25 है। तो 25, 20 और 22 यानी 3 जो है ऐसे हैं जो कि औसत से अधिक हैं, तो यहाँ पर सी राइट आंसर बनेगा। अगला है कि अपराह्न 1:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का जो कोण है वो कितना होगा, 7 8 10 11। तो पूरा आप जानते हो कितना 360 डिग्री है। तो अगर मिनट की सुई जो है पूरा घूमेगी तो 360 डिग्री कोण बनाती है, घूमती है। तो 1 मिनट में जो बनेगा कोण वो कितना बनेगा। अब ये 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक होगा, 5 फिर 10 इस तरह, तो 60 मिनट होगा। तो यहाँ पर 360 डिवाइड बाई 60 आप करते हैं तो कितना आता है 6 6 36, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो जो मिनट की सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर 10 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा जा रहा है, यानी 1:10 की यहाँ पर बात की गई है। तो ये जो कोण है उसकी बात की जा रही। तो 10 मिनट में कितना होगा, तो 10 गुणे अगर आप 60 कर दें, 10 गुणे 6 कर देंगे, 6 डिग्री बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। घंटे की सुई अगर बात करेंगे तो घंटे की जो सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। तो मिनट की सुई जो चलती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री, वहीं पर जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री। तो 10 मिनट में कितना होगा, गुणे अगर आप 10 कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 5 डिग्री। तो घंटे और मिनट के बीच का जो कोण होगा कितना होगा, 60 में से आप माइनस कर देंगे, 60 माइनस 30 तो रहेगा ही, माइनस कितना आएगा 5 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 माइनस, यानी यहाँ पर ये प्लस रहेगा तो 60 और 35 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए कि 8 बार बजने में कितना समय लेगी।
12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए कि 8 बार बजने में कितना समय लेगी। तो 12 बार बजने में, यानी जो 12वीं बार जब बजेगा तो 33वें सेकंड पर बज रही है, तो यानी कि 12वीं बार बज रही है तो 33वें सेकंड पे, यानी कि जो 11 समय अंतराल रहे, 11 आया, फिर उसके बाद 12वीं बार जब बजा तो 11 समय अंतराल तक, यानी 11 बार तक बजने में 33 सेकंड है। तो एक समय अंतराल में कितना होगा, 3 सेकंड का समय लेगी। और यहाँ पर 8 बार पूछा गया है, तो 8 बार पूछा गया है, यानी कि कितना समय अंतराल हो गया, यानी 7 बार के समय अंतराल की बात की जा रही है। तो 7 यानी एक समय अंतराल में 3 सेकंड, तो 7 में कितना हो जाएगा, 7 तरीके 21 सेकंड, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख लीजिए कितने जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितने हैं टोटल, 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पर आप 5 5 बना दीजिए। देखिए अगर हम करेंगे सी, यहाँ पर इसको ले ले तो सी ए हो जाएगा, फिर इसके बाद सी सी हो जाएगा, इसके बाद बी ए दिया हुआ है, ए ले लो, फिर वी आप फिल कर दो, इसको वी आ गया यहाँ पर, इसके बाद इधर वाला फिर डबल ए कर लो, फिर इसके बाद वही क्रम हो जाएगा आपका, ए के बाद बी आ रहा है तो बी वी कर दो, वी आप यहाँ पर फिल कर दिए तो बी वी सी, इसके बाद बी, फिर यहाँ पर आप फिल कर दीजिए बी बी, तो बी बी, इसके बाद सी सी, इस तरह। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला कैलेंडर का है, यदि किसी वर्ष जो कि लीप वर्ष ना हो तो पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का अंतिम जो दिन है वह कौन सा दिन होगा। तो जो साधारण वर्ष होते हैं, लीप वर्ष नहीं होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन हो जाता है, तो एक दिन बढ़ जाता है। तो जो साधारण वर्ष है, जैसे कि साधारण वर्ष 2024 तो आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप ईयर हो जाएगा। 2023 जैसे रहा है तो साधारण वर्ष रहा है, तो साधारण वर्ष में जो पहला दिन 1 जनवरी को जो दिन होता है वही दिसंबर 31 को वही दिन होगा। तो यहाँ पर लीप वर्ष नहीं है, यानी साधारण वर्ष है, तो पहला दिन शुक्रवार है, तो अंतिम दिन भी क्या होगा, शुक्रवार। ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। अगर यहीं पर लीप वर्ष दिया होता, किसी लीप वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो एक दिन बढ़ जाता, शनिवार हो जाता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए शुक्रवार। अगला प्रश्न है कि दी गई श्रेणी में गलत पद को ज्ञात करना है, यानी कौन सा यहाँ पर टर्म जो दिया है वो गलत है। जैसे कि 5 और 8 13 हो जा रहा है, फिर 13 और 4 17 हो गया, फिर 17 और 8 25 हो गया, फिर 25 और 4 29 हो गया, और 29 और यहाँ पर 7 हो गया, 9 7 16, यानी 36 हो जा रहा है। 36 और यहाँ पर क्या आ रहा है 5, 36 5 41, यानी 8 4 का यहाँ पर क्रम आपको देखने को मिल रहा है। तो 8 और 4 का क्रम आ रहा है, तो यहाँ पर अगर 8 आ जाए, 29 + 8 अगर यहाँ पर आप करेंगे तो 29 और 8 कितना होगा 37, और 37 में जैसे ही आप 4 ऐड करेंगे, 4 का क्रम चलाएंगे तो 37 से 4 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्रम देखने को मिल रहा है वो गलत कौन सा है, 36वां टर्म। यहाँ पर अगर 37 हो जाता तब ये सही होता, इसलिए यहाँ पर गलत पद का चयन करना है। तो 29 और 8 कितना 37 होता तब सही होता, और 37 में अगर 4 जैसे ऐड करते 41 हो जाता, तो यहाँ पर यही टर्म हो गया गलत। तो यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा 36। अगला प्रश्न है आपका डायरेक्शन का, लिखा है कि रूपा एक स्थान से चलती है और 15 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। रूपा एक स्थान से चलती है, 15 मीटर पश्चिम की ओर जा रही है। तो ये है स्थान रूपा का, और यहाँ से जो है 15 मीटर पश्चिम की ओर जा रही है, 15 मीटर जा रही पश्चिम की ओर, 15 मीटर पश्चिम, और इसके बाद फिर वह बाएं घूमती हैं, यानी बाएं घूम रही हैं। चलिए बाएं घुमा दिया इनको, और 12 मीटर चलती है, यानी बाएं घूम कर ये 12 मीटर चल रही हैं। तो 12 मीटर आने दो, 12 मीटर हो गया ये। इसके बाद फिर वह दाएं घूम जाती है, यहाँ से दायां टर्न ले लेती हैं, इधर को आ रही थी, फिर यहाँ से दाएं घूमती हैं, तो अब ये दाएं ओर जा रही हैं। यहाँ पर दाएं घूमकर चलती हैं, अब वो किस दिशा में चल रही हैं, प्रारंभिक बिंदु से, यानी यहाँ से किस दिशा में जा रही हैं। तो यहाँ पर पूछा गया किस दिशा में जा रही, प्रारंभिक से पूछती तो आप कहते थोड़ा उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पर सीधा पूछ लिया गया किस दिशा में जा रही है, तो पश्चिम से पश्चिम को ही जा रही है, यहाँ से भी पश्चिम को ही जा रही। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी पश्चिम। डायरेक्शन में यही तो होता है, ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है और बताना है लिटरेंस का है
कि जो COW को जो है AMU लिखा जा रहा है, काऊ को MU, तो डाग को किस में लिखोगे? इस तरह उल्टा चला लो आप। यहाँ पर आप देख लियो तीसरा आ रहा पहले से, जब A से C हो रहा है तो तीसरा क्रम यहाँ से जो है D तक पहुँचने में, यहाँ पर अगर B होगा तो B से हम लोग D तक जाएंगे तीसरे में। यहाँ पर आप देखेंगे तो MNO है ना, MNO हो रहा है, तो यहाँ पर भी O है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यम आ जाएगा। यहाँ पर भी आप देख लो UVW हो रहा है, तो एक को छोड़ के अगला ले लो। यहाँ पर G आ रहा है तो EFG है ना, तो E ले लो, EFG हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? BME। तो यहाँ पर जो है ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लेटर को आप गिनिए कौन सा लेटर कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन C सही जवाब है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग में। अगस्त 2023 में ब्राजील, भारत, रूस, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका देशों में बने ब्रिक्स गठबंधन में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई? सही जवाब बनेगा ऑप्शन C 6। अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन 2023 में कहाँ पर संपन्न हुआ? अगस्त 2023। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा विनिपेग, कनाडा में। ऑप्शन ई सही जवाब है। जुलाई 2023 में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जो है किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? सही जवाब यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी अंकटाड। अगस्त 2023 में जारी एक आंकड़े के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा किसको पीछे छोड़ते हुए? तो भारत जो है ब्राज़ील देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है। किसको? ब्राज़ील को पछाड़ दिया। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? उल्लास एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? उल्लास यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी, यानी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर है? विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? सही जवाब यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी बंगलुरु। और इस विश्व शहर कल्चर फोरम में वर्तमान में जो है 6 महाद्वीपों में लगभग जो है 40 शहर शामिल है। कितने? 40। तो इन 40 शहरों में जो है ये बंगलुरु शामिल है। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी आगरा। अगस्त 2023 में यूएन वुमेन ने किस भारतीय राज्य सरकार के साथ महिला अनुकूल पर्यटन पहल हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यूएन वुमेन ने किस भारतीय राज्य सरकार के साथ महिला अनुकूल पर्यटन पहल हेतु समझौते हस्ताक्षर किया है? सही जवाब यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी केरल। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया? जुलाई 2023 में कहाँ पर? सही जवाब यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए कोटा राजस्थान में। और ये जो रिवर फ्रंट है कोटा राजस्थान में किस नदी पर? ये चंबल नदी पर होगा। किस नदी पर? चंबल नदी। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। जुलाई 2023 में भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर अवैध एवं खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने हेतु ऑपरेशन वार्डर स्वाड चलाया है? तो भारत सरकार जो है किस देश के साथ मिलकर ऑपरेशन वार्डर स्वाड चलाया है?
जो कि अवैध एवं खतरनाक दवाओं की तस्करी के रोकने हेतु है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यूएसए के साथ है। किसके साथ? यूएसए। अगला है कि जुलाई 2023 में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है किस पड़ोसी देश के साथ? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की। और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि 23 अगस्त 2023 को ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश बना है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा। तो यहाँ पर दोनों जो कथन और कारण सही है और स्पष्टीकरण भी सही, व्याख्या करता ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। जुलाई 2023 में संघाई सहयोग संगठन की शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो भारत की मेज़बानी में वर्चुअल माध्यम से किया गया। तो वर्ष 2024 में जो 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा ये कहाँ पर प्रस्तावित है? वर्ष 2024 का 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन। और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अस्ताना, कजाकिस्तान में। ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। अगस्त 2023 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर विंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। उनके द्वारा किस एक संस्था की स्थापना की गई थी? डॉक्टर विंदेश्वर पाठक। यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा सुलभ इंटरनेशनल। ऑप्शन यहां पर ही सही जवाब है। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1970 में इन्होंने की थी और इन्हें वर्ष 1991 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को, जो कि एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रहे। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना 1970 में इनके द्वारा की गई थी और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किए गए। जुलाई अगस्त 2023 में संपन्न महिला फीफा विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने किसको पराजित कर यह प्रतियोगिता जीत ली है? महिला फीफा विश्व कप की फाइनल में स्पेन ने किसको पराजित करके यह प्रतियोगिता जीती है? और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा इंग्लैंड को। ऑप्शन ही सही जवाब है। तो इंग्लैंड की जो टीम रही उसको स्पेन ने हराया और ये पहली बार जो है विश्व चैंपियन बनने वाली टीम है महिला फीफा विश्व कप की फाइनल में। और इस प्रतियोगिता का जो मेज़बानी है वो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2023 में आए तालिम नामक चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? कौन सा तूफान? तालिम। तालिम नामक चक्रवाती तूफान है और यह कौन सा देश प्रभावित हुआ है? चाइना है, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए, चीन है। तो तालिम नामक चक्रवाती तूफान से जो प्रभावित कंट्री रहा वो चाइना है और तालिम नाम का जो उपयोग है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती के लिए किया जाता है। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में पीएम किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? कौन सा सम्मेलन? पीएम किसान सम्मेलन। पीएम किसान सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में? राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अंतिम प्रश्न है कि जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क, कौन सा ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की पहली बैठक का आयोजन किया गया? किस देश में ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की बैठक? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, चीन में। तो चीन में किया गया था, हैनान जो प्रांत है वहाँ पर। और इस नेटवर्क की जो स्थापना है वर्ष 2000 ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क वर्ष 2020 में इसकी स्थापना हुई थी।